30 जुलाई 2026 को एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक नई रिपोर्ट जारी की। मेड इन इंडिया द सप्लाई ऑफ वेपन्स एंड एमुनिशन टू इजराइल। आरोप ये है कि जिस भारत को कभी अपनी हर छोटी बड़ी सुरक्षा जरूरत के लिए विदेशों के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे, आज वही भारत गाजा संघर्ष के बीच इजराइल को हथियार, उसके पुर्जे और गोला बारूद धड़ल्ले से एक्सपोर्ट कर रहा है। एमनेस्टी का दावा है कि इससे भारत पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन और जेनोसाइड में मिलीभगत का गंभीर जोखिम मंडरा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास में कहानी बिल्कुल उल्टी थी। जब 1962 में चीन ने भारत को धोखा दिया था, तब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को किन देशों के आगे हाथ जोड़ने पड़े थे? जब 1971 में इंदिरा गांधी को हथियारों की सख्त जरूरत थी, तो क्या अमेरिका मदद के लिए आगे आया था, या फिर वही इजराइल जिस पर सवाल उठ रहे हैं वो मसीहा बनकर के आगे आया था हमारे लिए? और तब से लेकर आज तक भारत कहाँ खड़ा है? एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और आत्मनिर्भरता के मामले में फैक्ट्स क्या कहते हैं? इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के डिफेंस, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट के इन्हीं कुछ फैक्ट्स पर और हथियारों की सप्लाई से जुड़े हिस्ट्री ट्रिविया पर भी। सबसे पहले बात करते हैं उस रिपोर्ट की जिसकी वजह से ये पूरा बवंडर मचा हुआ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि 7 अक्टूबर 2023 से लेकर के 30 नवंबर 2025 के बीच भारत से इजराइल के लिए कम से कम 2596 शिपमेंट भेजे गए हैं। और इन नंबर्स को भी देख लेते हैं। लगभग 3,90,516 मिलिट्री ग्रेड स्मॉल आर्म्स पार्ट यानी छोटे हथियारों के पुर्जे, लगभग 5,64,970 एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस पार्ट, इसमें ड्रोन के वॉरहेड्स, आर्टिलरी शेल की केसिंग वगैरह शामिल होती हैं, और करीब 298 मिलिट्री व्हीकल कंपोनेंट्स। ये सारे सामान सीधे तौर पर इजराइल की उन बड़ी डिफेंस कंपनियों को भेजे गए हैं जो वहां की सेना यानी आईडीएफ की सप्लाई चेन की बैकबोन है, जैसे एल्बिट सिस्टम्स, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। अब सवाल ये है कि ये सामान भारत में आखिर बना कौन रहा है? क्या कोई प्राइवेट कंपनी ऐसा कर रही है या सरकार की अपनी कंपनियां भी इसमें शामिल हैं? रिपोर्ट में भारत की जिन चुनिंदा और प्रमुख कंपनियों के नाम लिए गए हैं उनकी एक लंबी लिस्ट है, जैसे म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड MIL। ये सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली यानी पब्लिक सेक्टर कंपनी है। रिपोर्ट के अनुसार इसने इजराइल की एल्बिट कंपनी को 155 mm के हाई एक्सप्लोसिव आर्टिलरी राउंड्स यानी गोले सप्लाई किए, जिसमें कम से कम 1000 राउंड्स का साफ जिक्र मिलता है। एडवांस्ड वेपन एंड इक्विपमेंट्स इंडिया लिमिटेड, ये भी सरकार के अंडर आने वाली कंपनी है, जिसने फरवरी 2024 में 120 यूनिट 81 mm के मोर्टार लॉन्चर सप्लाई किए। इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड जो इंफ्रारेड सेंसर्स और सेमीकंडक्टर आइटम्स मुहैया कराती है। PLR सिस्टम्स यानी अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस और इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज IWI का एक जॉइंट वेंचर है जो मशीन गन के पार्ट्स बना रहा है। कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स, ये दिग्गज कंपनी भारत फोर्ज की सब्सिडियरी है जो आर्टिलरी राउंड्स और उनके केसिंग्स का निर्माण करती है। ऐसे ही अल्फा डिजाइन और एल्बिक का जॉइंट वेंचर है जो एक्सप्लोसिव वॉरहेड्स पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा है इंडो MIM, प्रीमियर एक्सप्लोसिव और अशोका मैन्युफैक्चरिंग जैसी कंपनियों के नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। एमनेस्टी का कहना है कि भारत ने आर्म्स ट्रेड ट्रीटी पर साइन नहीं किया है और हमारे यहाँ हथियारों के एक्सपोर्ट के दौरान मानवाधिकारों से जुड़े ड्यू डिलिजेंस की कमी है। रिपोर्ट का ये भी कहना है कि भारत सरकार को अच्छी तरह से पता होना चाहिए था कि ये सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का चक्र गाजा में मानवाधिकारों के हनन में इस्तेमाल हो सकता है। समझ रहे हैं आपकी असली दर्द क्या है? अब इतिहास का ट्रिविया देखते हैं। आज जो लोग कह रहे हैं कि भारत को इजराइल को हथियार नहीं भेजने चाहिए, उन्हें यह जानना बेहद जरूरी है कि एक ऐसा भी वक्त था जब भारत की खुद की सुरक्षा दांव पे लगी हुई थी और भारत ने इजराइल के सामने हाथ फैलाए थे। यह हिस्सा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की आलोचना को समझने के लिए अतीत को जानना बेहद जरूरी है। बात है 1962 के भारत चीन युद्ध की। जब अचानक चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सदमे में आ गए थे। हमारी सेना के पास आधुनिक हथियारों और मोर्टार्स की भारी कमी हुआ करती थी। उस समय भारत और इजराइल के बीच कोई डिप्लोमेटिक संबंध नहीं थे। नेहरू जी ने बेहद गोपनीय तरीके से इजराइल के प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन को संदेश भेजा कि भारत को हथियारों की सख्त जरूरत है, लेकिन डिप्लोमेसी के अपने अपने पेंच होते हैं। भारत उस समय नेहरू जी के कुशल नेतृत्व में अरब देशों को नाराज नहीं करना चाहता था, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ कश्मीर के मुद्दे पर नेहरू जी को अरब देशों के समर्थन की जरूरत महसूस होती थी। इसलिए भारत ने एक शर्त रखी, हथियार ऐसे जहाज़ों से भेजे जाएं जिन पर इजराइल का झंडा ना हो। इजराइल के प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन बड़े पक्के खिलाड़ी थे। उन्होंने नेहरू के इस प्रस्ताव पर बहुत ही सख्त जवाब दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, नो फ्लैग नो वेपन्स, यानी अगर जहाज पर हमारा झंडा नहीं होगा तो हम एक भी हथियार आपको नहीं देंगे।
आखिरकार भारत की मजबूरी थी, नेहरू जी को उनकी शर्त माननी पड़ी। इजरायली झंडे वाले जहाज़ों पर लद करके मोर्टार और छोटे हथियार चुपचाप भारत पहुंचे और उस संकट की घड़ी में भारतीय सेना के काम आए थे। ये तो थी 1962 की चीन से लड़ाई की कहानी। अब बात करते हैं 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की, जिसने नक्शे पर बांग्लादेश को जन्म दिया था। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार को हथियारों की सख्त जरूरत थी। अमेरिका पाकिस्तान के साथ था। भारत को भी इस बात का डर था कि कहीं अमेरिका और चीन मिलकर के भारत पर दबाव न बना दें। ऐसे में इजराइल के प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने गुप्त रूप से भारत की मदद की थी। गोल्डा मेयर ने बिना एक पल गंवाए मदद का हाथ बढ़ाया। उस समय इजराइल के पास जो हथियारों की खेप ईरान के रास्ते कहीं और जाने वाली थी, उन्होंने उसे डाइवर्ट करके सीधे भारत की तरफ मोड़ दिया था। एक जाने माने आर्म्स डीलर श्लोमो जैब लुडोविक्स के जरिए गुप्त रूप से मोर्टार, गोला बारूद और इजरायली सैन्य प्रशिक्षक भारत भेजे गए। ये भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी दोनों के काम आए थे। बदले में गोल्डा मेयर ने सिर्फ एक ही मांग रखी थी कि भारत इजराइल के साथ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्थापित करे। लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक मजबूरियों के चलते उस समय ये कदम नहीं उठाया था। और यही वजह है कि भारत और इजराइल के बीच फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंदिरा गांधी के जाने के कई सालों बाद 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान स्थापित हो पाए थे। यानी इतिहास इस बात की गवाही देता है कि जब भारत को जरूरत थी तब इजराइल ने बिना झिझक के मदद की थी। और आज जब इजराइल अपनी सुरक्षा के सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है और भारत एक ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरर बन चुका है, तो हमारे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां उन्हें पार्ट्स और एम्युनिशन सप्लाई कर रही हैं। इसी बहाने अब देखते हैं कि आज की तारीख में ग्लोबल डिफेंस मार्केट में भारत की वास्तविक कंडीशन क्या है। क्या हम सच में आत्मनिर्भर हैं या सिर्फ भ्रम में जी रहे हैं? लेटेस्ट फैक्ट्स पर भी नजर डालते हैं। सिप्री की ताज़ा रिपोर्ट और भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री के आंकड़े क्या कहते हैं, इसे बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। इंपोर्ट्स के मामले में हम नंबर 1 पर हैं। आज भी भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश है। दुनिया के कुल हथियारों की आयात में अकेले भारत की हिस्सेदारी 8.2% है, यानी हम दुनिया में सबसे बड़े खरीदारोों में से एक हैं। रूस पर घटती निर्भरता भी ध्यान देने वाली बात है। अच्छी बात यह है कि रूस पर हमारी पारंपरिक निर्भरता तेजी से कम हुई है। एक समय था जब हमारे 70% हथियार रूस से आते थे, जो अब घट करके करीब 40% पर आ गए हैं। लेकिन उसकी जगह अब किसने ले ली है? फ्रांस अब 29% और इजराइल 15% हिस्सेदारी के साथ भारत के सबसे बड़े डिफेंस पार्टनर बनकर के उभरे हैं। प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स में ऐतिहासिक उछाल भी हमने दर्ज किए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत का घरेलू डिफेंस प्रोडक्शन फाइनेंशियल ईयर 2025 में रिकॉर्ड 1.54 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है। जहां पहले हम अपनी 65 से 70% रक्षा जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भर हुआ करते थे, वहीं अब देश में ही करीब 65% रक्षा उपकरण बनने लगे हैं। और बात अगर एक्सपोर्ट की करें तो पिछले कुछ सालों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट आसमान छू रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2017 के मुकाबले आज हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 25 गुना से ज़्यादा बढ़कर लगभग 23,000 से 38,000 करोड़ रुपए के सालाना रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। हम ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर आर्टिलरी गन और रडार दुनिया के कई देशों को बेच रहे हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी उतना ही ज़रूरी है। आंकड़े चाहे जितने भी ब्राइट हों, सच ये है कि पूरी तरह से आत्मनिर्भरता अभी भी हमसे थोड़ी दूर है। हमारे डिफेंस सिस्टम में आज भी कई गैप हैं जिन्हें भरा जाना बाकी है। जेट इंजन डिपेंडेंसी को देख लीजिए। हमारे देश का गौरव कहे जाने वाला हल्का लड़ाकू विमान तेजस हो या आने वाला एडवांस फाइटर जेट AMCA, इनके इंजन के लिए हम आज भी अमेरिकी कंपनी GE के F404 और F414 इंजनों पर पूरी तरह से निर्भर हैं। हमारा अपना कावेरी इंजन प्रोग्राम दशकों की कोशिश के बाद भी सफल नहीं हो पाया। मजबूरी में अब हमें फ्रांस की एक कंपनी के साथ मिलकर के नया इंजन विकसित करने के लिए हाथ मिलाना पड़ा है। रक्षा क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले करीब 80% एडवांस सेंसर्स और हाईटेक सेमीकंडक्टर चिप्स आज भी विदेशों से ही इंपोर्ट करने पड़ते हैं। इसके अलावा हाई टेम्परेचर मटेरियल्स और प्रोपल्सन सिस्टम्स और गाइडेड मिसाइल की कुछ खास टेक्नोलॉजी में हमारी विदेशी निर्भरता आज भी बनी हुई है। यही वजह भी है कि सिप्री ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पे कहा है कि भले ही भारत का घरेलू उत्पादन तेजी से बढ़ रहा हो, लेकिन देश की सेना की आधुनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशी सप्लायरों पर निर्भरता लगातार बनी हुई है। हम आज भी राफेल के अतिरिक्त विमान, जर्मनी से पनडुब्बियां और अमेरिका से ड्रोन खरीदने के बड़े बड़े सौदे कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहानी एकदम साफ है। 1962 और 71 में जब भारत पर आफत आई थी, तब हमने इजराइल से मदद मांगी थी। डेविड बेन गुरियन ने नो फ्लैग नो वेपन्स की शर्त रखी थी और गोल्डा मायर ने गुप्त रूप से हथियार भेजे थे। आज वक्त लेकिन बदल चुका है। भारत अब सिर्फ हथियारों का इंपोर्ट करने वाला देश नहीं रह गया है। भारत अब दुनिया के कई देशों को हथियार और उनके पार्ट्स का एक्सपोर्ट करने वाला एक उभरता हुआ ग्लोबल पावर बन चुका है। एमनेस्टी की रिपोर्ट आरोप लगाती है कि भारत इजराइल की सप्लाई चेन का हिस्सा बन गया है।
भारत सरकार की तरफ से अभी सार्वजनिक विस्तृत जवाब नहीं आया है। रक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच लंबे समय से रणनीतिक है। फैक्ट्स यही हैं, इतिहास, वर्तमान आंकड़े और एमनेस्टी के आरोप, इन तीनों को एक साथ रखकर आप खुद फैसला करें। क्या भारत को अपनी डिफेंस इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए ग्लोबल बाजार में हथियारों का निर्यात जारी रखना चाहिए, भले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके राजनीतिक और मानवाधिकार से जुड़े मायने कुछ भी निकाले जाएं, या फिर भारत को अपनी सप्लाई चेन पर नैतिक पाबंदियां लगानी चाहिए? आपको इस बारे में क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आशीष नौटियाल, आप देख रहे थे ऑप इंडिया। धन्यवाद।